हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारी क्लास। इन लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ था ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस का लेक्चर 2 आज हम देख लेते हैं। तो ट्रायल बैलेंस में हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो मैंने कहा था ट्रायल बैलेंस इज जस्ट अ स्टेटमेंट ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स। और मैंने कहा था ट्रायल बैलेंस इज नॉट एन अकाउंट, इट इज जस्ट अ स्टेटमेंट। और हमने क्या कहा था कि ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर टू जस्ट चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट्स। फाइन। और उसके बाद मैंने ये भी कहा था कि जो ट्रायल बैलेंस है इट कनेक्ट्स द लेजर अकाउंट्स विद द फाइनल अकाउंट्स। ठीक है। और ये बात भी बेटा जी हमने क्लियर की थी कि जो ट्रायल बैलेंस होती है, इसका सिर्फ मकसद ये है कि हम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी अपने अकाउंट्स की देख ले। ठीक है। और हमने ये भी डिस्कस किया हुआ था कि ट्रायल बैलेंस जो होती है इसको हम प्रिपेयर 2 मेथड से बेसिकली करते हैं। एक पहला मेथड क्या था, वो था कि जिसमें हम टोटल्स मेथड यूज करते हैं, और दूसरा मेथड दैट इज बैलेंसिंग मेथड। आप टोटल्स मेथड यूज करें या बैलेंसिंग मेथड यूज करें, दोनों मेथड जो बेटा जी है वो डिपेंड किस पे करती है, वो आपके लेजर अकाउंट्स पे डिपेंड करती है। ठीक है। तो अगर हमने बैलेंसिंग मेथड लेना है तो हमें पहले लेजर को बैलेंसिंग करनी है, और बैलेंसिंग का प्रॉपर आपने अप्रोच सीखा है कैसे बैलेंसिंग करते हैं। इन द प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस्ड ऑल द प्रोसेस ऑफ द बैलेंसिंग। और उसके बाद अगर आप टोटल्स मेथड लेते हैं तो आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती है, आपको सिर्फ डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट एंड क्रेडिट साइड ऑफ एन अकाउंट दोनों का टोटल लेना होता है, और दोनों ट्रायल बैलेंस में दिखाना होता है। ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस में हमारे पास जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरीके से है। तो ट्रायल बैलेंस का पहला कॉलम होता है सीरियल नंबर, देन इट्स अ पर्टिकुलर्स, देन वी हैव अ डेबिट बैलेंस। जो जिन अकाउंट्स की डेबिट बैलेंस निकली होगी तो वो डेबिट साइड से, और जिनकी क्रेडिट बैलेंस। अब अगर आप टोटल्स मेथड लेते हैं तो कुछ अकाउंट्स को डेबिट साइड से जो टोटल आया होगा वो आप यहाँ से लिखेंगे, और जो उसमें क्रेडिट साइड से टोटल आया होगा वो आप यहाँ से लिखेंगे। ठीक है। तो मेरे कहने का यहाँ पे मकसद बेटा जी ये है कि आपका डिपेंड करता है कि मेथड आप कौन सा ले रहे हैं, लेकिन उसके लिए लेजर बनी होनी जरूरी है। अगर लेजर नहीं बनी है तो हम ट्रायल बैलेंस को नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, तो वो आज देख लेते हैं। सो प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताया था, लेकिन आज हम इसको पूरा देख लेते हैं। सो अगर हमारे पास कोई भी एसेट से रिलेटेड कोई भी अकाउंट्स होगा, अगर हमने लेजर में कोई भी अकाउंट बनाया हुआ होगा और वो एसेट है, और उस एसेट की हमेशा डेबिट बैलेंस आएगी, क्या आएगी? एसेट्स विल ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस, एसेट्स विल ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस। क्लियर है? सो जो भी एसेट अकाउंट हमारा है उसमें हमेशा डेबिट बैलेंस ही आती है। ठीक है। बिकॉज जो भी हमारे पास रियल अकाउंट्स होते हैं उनकी हमेशा बैलेंस कौन सी आती है? वो आती है डेबिट बैलेंस। क्लियर है? और अगर आपके पास एक्सपेंसेस से रिलेटेड, अगर आपसे एक्सपेंसेस से रिलेटेड कोई अकाउंट है, एक्सपेंसेस के जितने भी अकाउंट होते हैं उनके भी डेबिट बैलेंस ही यहां पे आएगी। क्लियर है? तो यहां पे आपको ये पता होनी चाहिए कि जो जर्नल में हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं वही यहां पे भी हमारे अप्लाई होते हैं। ठीक है। सो अब अगर एक्सपेंस हमारे पास जर्नल में, जब कोई एक्सपेंस होता है तो जर्नल एंट्री उसकी क्या होती है? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होता है और कैश क्रेडिट हो जाता है। तो एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट हो जाएंगे। और यहां पे एक और बात है बेटा जी, अगर आपने यहां पे किसी भी लायबिलिटी से रिलेटेड कोई अकाउंट दिखाना है, लायबिलिटी से रिलेटेड जो भी अकाउंट होगा उसकी हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगी। ये पॉइंट्स आपको याद रखने। सो कोई भी लायबिलिटी आप ले उसकी हमेशा आएगी जब बैलेंस, तो वो क्रेडिट बैलेंस होगी। ठीक है। और अगर हमने कोई भी इनकम या किसी भी रेवेन्यू से रिलेटेड कोई अकाउंट देखा तो उसकी भी बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड से ही आएगी। ठीक है। सो इनकम से रिलेटेड जो भी हमारे पास होगा वो भी किस साइड से आएगा बेटा जी? क्रेडिट साइड से आएगा। और अगर हमारे पास किसी कैपिटल से रिलेटेड कैपिटल की एंट्री हमारी है, सो कैपिटल अगर आपका है वो हमेशा क्रेडिट साइड से आएगा। और जो अगर आपका ड्राइंग्स है, अगर आपका ड्राइंग्स है तो वो हमेशा डेबिट साइड से ही आएगा। तो डेबिट साइड से आपका ड्राइंग्स आएगा।
ठीक है। अगर हम आप कोई भी एग्जांपल ले सर, परचेज अकाउंट की हम लेते हैं लेजर अकाउंट। तो परचेज अकाउंट में हमें देखना पड़ता है कि जब हम बैलेंसिंग या टोटल्स वाला अगर लेंगे तो दोनों साइड से लिखना पड़ता है। लेकिन अगर बैलेंस करके आपने लेजर को रखा है, बैलेंस अकाउंट का करके रखा है, बैलेंसिंग की हुई है, तो हमें क्या देखना होता है कि बैलेंस बीडी किस साइड से आया है। मान लीजिए मेरे कैश अकाउंट की बैलेंसिंग की, तो बैलेंस बीडी मुझे डेबिट साइड से आई, तो यहां पे मेरा कैश अकाउंट है, तो मुझे डेबिट साइड से ही यहां पे उसकी बैलेंस डालनी है। सपोज सेल्स अकाउंट मेरा है, तो सेल्स अकाउंट की बैलेंस बीडी सर क्रेडिट साइड से आई, तो उसका हमें सिर्फ सेल्स यहां पे लिखना है और क्रेडिट साइड से डालना है। लेकिन अगर आपको रूल्स के बगैर न कॉन्सेप्ट ऑफ जर्नल पता है, तो आप डायरेक्टली वह भी पता कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सपेंसेस जो भी है वो हमेशा डेबिट बैलेंस होगी। सो जो भी लायबिलिटी है उसकी क्रेडिट बैलेंस होगी, जो भी इनकम है उसकी क्रेडिट बैलेंस होगी, जो कैपिटल है उसकी क्रेडिट बैलेंस होगी, जो ड्राइंग्स है उसकी डेबिट बैलेंस है। नाउ जस्ट टेक एन एग्जांपल, वी हैव सर परचेजेस है। सर परचेज क्या है? परचेज एक्सपेंस है, तो वो डेबिट साइड से आएगा। क्लियर है सर? रेंट पेड है तो रेंट अकाउंट है, रेंट अकाउंट एक्सपेंस है तो वो डेबिट साइड से आएगा। सर फर्नीचर है तो वो डेबिट साइड से आएगा, बिकॉज इट इज एन एसेट। सर लैंड एंड बिल्डिंग है, डेबिट साइड से आएगा। कैश है, डेबिट साइड से आएगा। इसी तरीके से आपके पास बैंक है, डेबिट साइड से आएगा। आपके पास हमारे मोटर व्हीकल्स है, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स है, गुडविल है, दैट विल कम अंडर द डेबिट साइड। व्हाई? बिकॉज इट इज अ एसेट, बिकॉज एसेट्स विल ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस when the assets are increased, so it will have always a debit the increase in asset, credit the decrease in asset। ठीक है? या रियल अकाउंट की बात करते हैं। रियल अकाउंट क्या कहता है? रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो आपको याद रखना है, जर्नल एंट्री जब आप करते हो ना किसी भी एसेट से रिलेटेड, तो हम हमेशा एसेट को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो यहां पे भी ट्रायल बैलेंस में एसेट अकाउंट हमेशा डेबिट ही होगा, डेबिट ही बैलेंस उसकी होगी। सो एसेट्स विल ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस, एक्सपेंसेस विल ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी विल हैव अ क्रेडिट बैलेंस, इनकम विल हैव अ क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल विल हैव अ क्रेडिट बैलेंस एंड ड्रॉइंग्स विल हैव अ डेबिट बैलेंस। सो हमारे पास एसेट्स भी आ गए, एक्सपेंसेस भी आ गए, लायबिलिटी भी आ गई, इनकम भी आ गया, कैपिटल भी आ गया। उस हिसाब से हमारे अमेरिकन अप्रोच में यही 5 अकाउंट्स थे। तो मैंने आपको कहा कि एसेट अकाउंट को हमेशा डेबिट बैलेंस होगी, एक्सपेंसेस अकाउंट को हमेशा डेबिट बैलेंस होगी, लायबिलिटी अकाउंट को हमेशा क्रेडिट बैलेंस, इनकम को क्रेडिट, कैपिटल को क्रेडिट और ड्राइंग्स का डेबिट। अब हमारे पास अगर कोई भी रिजर्व्स है, कोई भी प्रोविजंस रखे गए हैं, सो कोई भी रिजर्व है, कोई भी प्रोविजन है, सो रिजर्व्स एंड प्रोविजंस आर बेसिकली द लायबिलिटीज। सो वो हम दिखाएंगे किस साइड से? जिस साइड से लायबिलिटी को दिखाया जाता है। ठीक है? क्लियर है? ओके। अब हमने क्या कहा? परचेजेस है डेबिट साइड। अगर अब परचेज रिटर्न है, ठीक है, परचेज रिटर्न है, ठीक है, तो परचेज आप याद रखिएगा, हमारे पास अगर परचेज है, हमारे पास परचेज की कोई एंट्री है ही नहीं। मान लीजिए हमारे पास परचेज अकाउंट है ही नहीं। अगर परचेज अकाउंट आपके पास लेजर है ही नहीं, लेजर में आपने कोई अकाउंट ओपन ही नहीं किया है परचेज के नाम से, मान लीजिए हमने गुड्स खरीदे नहीं है, ठीक है, क्या परचेज रिटर्न हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जब परचेज है ही नहीं तो परचेज रिटर्न कैसे बनेगा? इसी तरीके से अगर आपके पास सेल्स अकाउंट की लेजर है ही नहीं, सेल्स अकाउंट की लेजर मेरे पास है ही नहीं, क्या वो सेल्स रिटर्न फिर हो सकता है? नहीं हो सकता सर। सेल्स रिटर्न हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सेल्स रिटर्न डिपेंड है किस पे? सेल्स अकाउंट पे। अगर सेल्स अकाउंट है तो सेल्स रिटर्न होने के चांसेस है। अगर परचेज अकाउंट आपका लेजर में है तो परचेज रिटर्न अकाउंट होने के चांसेस है। तो दीज आर डिपेंडेंट। तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा अकाउंट्स। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा अकाउंट्स। कॉन्ट्रा अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं किन पे? बाकी अकाउंट्स पे। से फॉर एग्जांपल हमारे पास डेटर्स अकाउंट है। डेटर्स अकाउंट में हमारे पास क्या हो सकता है? डेटर्स अकाउंट का हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो सकता है, क्योंकि जब डेटर्स है तो तभी जाके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आएगा। आपको मेरी बात समझ आ रही है? ओके। तो इसी तरीके से आपने कॉन्ट्रा अकाउंट को भी समझा। अगर परचेज होता है डेबिट, परचेज मैंने लिया डेबिट बैलेंस में, तो परचेज रिटर्न किस साइड से आएगा? क्रेडिट बैलेंस में। अगर सेल्स मैंने दिखाया क्रेडिट बैलेंस, तो सेल्स रिटर्न किस साइड से आएगा? डेबिट बैलेंस। कॉन्ट्रा हमेशा अपोजिट होते हैं, कॉन्ट्रा हमेशा अपोजिट होते हैं। इज दैट क्लियर? ओके। इसके बाद अब हम क्या करते हैं? नेक्स्ट हम देखेंगे
हाँ, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम देखते हैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिस पे मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें मुझे चांस लगते हैं ज्यादा पूछने के, दैट इज रिलेटेड टू द क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, पहले हम क्लोजिंग स्टॉक के बारे में समझेंगे। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है जरा उसको पहले समझेंगे और फिर उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे क्लोजिंग स्टॉक का क्या होता है। देखिए, क्लोजिंग स्टॉक की जब हम बात करते हैं, किसकी, क्लोजिंग स्टॉक की, तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, ये होता है हमारे पास जो अनसोल्ड गुड्स होते हैं, अनसोल्ड गुड्स एट द end of accounting period, at the end of accounting period. So unsold goods at the end of accounting period. So हमारे पास जो भी माल बचा लास्ट पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, सो अब अगर मुझे कोई पूछेगा ये स्टॉक क्या होता है, तो स्टॉक का क्या है नेचर, तो हम बोलेंगे सर क्लोजिंग स्टॉक जो हमारे पास है ये इट्स एन एसेट। ठीक, एसेट है। ठीक है, तो अब अगर एसेट ये है, तो हमने अभी कहा कि एसेट्स विल हैव ऑलवेज अ डेबिट बैलेंस इन द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में एसेट अकाउंटों को हमेशा कौन सी बैलेंस होती है, डेबिट बैलेंस। क्लियर है। अगर अब आप मुझे ये कह रहे हैं सर क्लोजिंग स्टॉक जो है ट्रायल बैलेंस में कहां दिखाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा क्लोजिंग स्टॉक एक एसेट है, तो एक एसेट की जगह कहां पे है ट्रायल बैलेंस में, वो डेबिट बैलेंस में आता है, उसकी डेबिट बैलेंस में ही हमें वो बैलेंस दिखानी होगी। ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक भी एसेट है तो इसकी बैलेंस भी मुझे डेबिट साइड से दिखानी है। लेकिन इसका जवाब नहीं है, हम क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाते। इन 99% केसेस क्लोजिंग स्टॉक को हम ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं दिखाते हैं, इट इज ऑलवेज शोन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। क्लियर है, इट इज शोन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। रिपीट करता हूं, क्लोजिंग स्टॉक को हम ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाते हैं। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई वी डोंट शो क्लोजिंग स्टॉक इनसाइड द ट्रायल बैलेंस। द रीजन इज, नाउ लेट मी एक्सप्लेन। सी, मैंने जब बनाया ना ये, तो मैंने परचेजेस लिखा होगा। जब परचेजेस मैंने लिखा, परचेजेस का क्या मतलब हुआ, तो जो मैंने ट्रायल बैलेंस बनाई तो परचेजेस मेरा डेबिट साइड से आ गया। परचेज मैंने किए थे फॉर एग्जांपल 10 आइटम्स, कुछ गुड्स हमारे थे, 10 आइटम्स खरीदे थे और हर एक आइटम का रेट फॉर एग्जांपल था 1000 रुपीज, तो ये टोटल कितना बन गया, 10,000 रुपीज। क्लियर, 10 आइटम्स हमने परचेज किए थे, उनका 10,000 रुपीज कॉस्ट प्राइस बनता है, तो मैंने परचेजेस को डेबिट परचेज अकाउंट के लिए मैंने एक लेजर बनाई होगी, अकाउंट बना होगा लेजर में। ठीक है, कौन सा, परचेज अकाउंट का। ठीक है, अब परचेजेस जब हम सेल्स करते हैं, जब हम गुड्स को बेचते हैं, तो उसके लिए हमने एक अकाउंट बनाया होगा, सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो सेल्स अकाउंट का मतलब होता है जो माल आपने भेजा उसके लिए आपके पास अकाउंट बना होगा, सेल्स अकाउंट। क्यों हमारे पास ऐसा जो होता है ना, परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट, गुड्स अकाउंट कोई नहीं बनता। सबसे पहली बात वही है, जब हम कोई अकाउंट बनाते हैं ना, अकाउंट की फाइनल कोई बैलेंस बनती है। ट्रायल बैलेंस में हम तो वही करते हैं कि कोई भी अकाउंट होगा, उसकी जो लास्ट की क्लोजिंग बैलेंस होगी, वही क्लोजिंग बैलेंस हम यहां पे दिखाते हैं। सो मैंने कहा था कि बैलेंस बीडी अगर डेबिट साइड से आएगा तो आपने डेबिट कॉलम में डालेंगे, अगर आपका बैलेंस बीडी किसी अकाउंट का क्रेडिट साइड से आया तो आप क्रेडिट साइड से डालेंगे। क्योंकि स्टॉक का हमारे पास कोई अकाउंट है ही नहीं, हमने स्टॉक अकाउंट कोई बनाया नहीं, स्टॉक्स या गुड्स अकाउंट हमारा कोई है ही नहीं। गुड्स या स्टॉक्स हम अकाउंट सेपरेट नहीं बनाते हैं, ना जर्नल एंट्रीज में, ना उसकी कोई अकाउंट लेजर में बना होगा। फिर हम क्या करते हैं, हम उसके इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं। सो गुड्स से रिलेटेड जो इवेंट है दैट इज परचेज एंड दैट इज सेल, हम उनके अकाउंट बनाते हैं और फाइनल बैलेंस उन अकाउंट से हम डिटरमाइन करके यहां पे दिखाते हैं। एक पहला इसका रीजन ये है कि क्लोजिंग स्टॉक कोई अकाउंट है नहीं, इसकी कोई बैलेंस एडजस्ट होके नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि कोई अकाउंट है ही नहीं। जब अकाउंट है ही नहीं तो एडजस्ट होके कैसे आएगा, तो बैलेंस इसकी थोड़ी आएगी, बैलेंस विल बी नॉट देयर, बैलेंस विल नॉट बी देयर। क्यों, क्योंकि अकाउंट है ही नहीं। जब बैलेंस हमारे पास उसी चीज की निकलेगी जिसका अकाउंट होगा। परचेजेस का हमारा अकाउंट है तो हमने परचेज की बैलेंस यहां डाली, सेल्स का हमारे पास अकाउंट है तो हमने सेल्स की यहां पे बैलेंस डाली। क्लोजिंग स्टॉक का हमारे पास कोई अकाउंट है ही नहीं तो उसकी कोई बैलेंस होगी नहीं, तो यहां पे रिफ्लेक्ट होगा भी नहीं। पहला पॉइंट इसका रीजन ये है। दूसरा रीजन देखिए, मैंने परचेजेस लिखा 10 आइटम्स, कितने का, 10,000 का। ठीक है बेटा, अब मैंने सेल्स किया, सेल्स जब हम परचेज करते हैं तो मैं कॉस्ट पे लेता हूं। ठीक है, तो मेरा कॉस्ट पे लेता हूं मैं। अब मैं सेल करता हूं, सेल में मुझे प्रॉफिट भी इंक्लूड करना है। मान लीजिए अब मैंने इसमें से 8 आइटम्स बेच दिए, सेल कर दिए। मान लीजिए मैंने 8 आइटम्स बेच दिए, लेकिन मैंने ये 9,000 रुपीज में बेच दिए। अब बचा कितना वहां,
2 आइटम्स। क्लियर है? ये 2 आइटम्स क्या है? एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर इट इज अ क्लोजिंग स्टॉक। फिर इसका वैल्यूएशन कैसे कर दे, दैट्स अ सेकेंडरी थिंग। फिलहाल आपके पास 2 आइटम्स है, ठीक है। तो 2 आइटम्स का वैल्यू कितना लेना है वो दूसरी बात है, बिकॉज द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का हम अभी जिक्र करेंगे। तो 2 आइटम्स बच गए। तो चूंकि क्लोजिंग स्टॉक एसेट है, तो एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट साइड से आएगा, क्योंकि अभी मैंने कहा एसेट्स विल ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस। और परचेजेस मैंने क्या कहा, उसका भी डेबिट बैलेंस है, क्योंकि एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस का भी डेबिट बैलेंस ही होता है, क्योंकि परचेज हम एक्सपेंस मानते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल यहां पे लिखा परचेजेस, और यहां पे परचेजेस हमने कितना किया, 10,000, मैंने लिखा 10,000, ठीक है। और इसके बाद अब मैं सेल कर रहा हूं बेटा जी। सेल मैंने क्या किया, सेल्स की जब मैं सेल्स दिखाऊंगा तो सेल्स को मुझे यहां से दिखाना है, तो मैंने दिखाया सेल्स 9,000। क्लियर है? अब मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है, 2 आइटम्स इसके बच गए। ये 2 आइटम्स का जो अब मुझे यहां तो मुझे क्वांटिटी पता चला 2 आइटम्स है, लेकिन इनका वैल्यू निकालना है, वैल्यूएशन ऑफ ए क्लोजिंग स्टॉक करना है। वैल्यूएशन हम करते हैं एज पर एलसीएम रूल, दैट इज लीस्ट ऑफ द कॉस्ट और मार्केट प्राइस, लीस्ट ऑफ द कॉस्ट और मार्केट प्राइस। क्योंकि यहां पे प्रूडेंस प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट्स अप्लाई होता है, कंजर्वेटिज्म रूल अप्लाई होता है। वो क्या कहता है, इफ देयर इज अ चांस ऑफ अ प्रॉफिट कन्वे इट, इफ देयर इज अ चांस ऑफ अ लॉस कंसील इट। सो we don't anticipate the profits, ठीक है। if there's a chance of a profit in the business we conceal it, if there's a chance of a loss we convey it, ठीक है। प्रॉफिट को छुपाओ, कंजर्वेटिज्म, लॉस को बताओ, ठीक है। तो अब अगर मेरे पास मान लीजिए हमने ये एक आइटम कितने में पड़ा था, हमें ये 1,000 रुपए में पड़ा था, क्योंकि 10 आइटम हमने खरीदे थे, 10,000 रुपए कॉस्ट है, तो एक आइटम कितने का हो गया, 1,000 रुपए का हो गया। क्लियर है? तो अब मेरे पास 2 आइटम्स बच गए, तो मैं कितना दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा फॉर एग्जांपल इसके हिसाब से 2,000 रुपए, ठीक है। लेकिन अभी मार्केट में इसका वैल्यू बढ़ गया। अब मार्केट में बाजार सप्लायर से हमें जब खरीदना होता है, ये वहां से ही 1,200 रुपए में पड़ता है। सप्लायर अब जो यही आइटम बेचेगा, तो सप्लायर से हम इसको कितने रेट पे अब खरीदेंगे, क्योंकि मार्केट में इसका वैल्यू बढ़ गया, तो इसका इंक्रीज इन प्राइस हो गया। ये आइटम जो हमें 1,000 रुपए में पड़ रहा था, अब आज इसकी रेट बढ़ गई, वहीं से मुझे अब ये कितने में पड़ रहा है, 1,200 रुपए में। तो अब मेरे पास 2 आइटम्स बच गए, तो 1,200 हो गए 2,400, 2,400 रुपीज का मैं स्टॉक दिखाऊंगा, ठीक है। अब यहां पे मुझे क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए मार्केट प्राइस इसका हो गया 2,400, दिस इज मार्केट प्राइस, और ये मेरा कॉस्ट प्राइस है जब मैंने इसको एक्वायर किया था, जब मैंने खरीदा था। हमने खरीदे थे 10 आइटम्स, परचेज किए थे, तो 10 आइटम्स 10,000 रुपए में, एक आइटम हो गया 1,000 रुपए का। फिर हमने सेल किया, सेल का तो सेकेंडरी था, सेकेंडरी क्वेश्चन है, यहाँ पे सेल्स के साथ मैंने प्रॉफिट जोड़ा हुआ है, 8 आइटम मैंने 9,000 रुपए में बेच दिए, ठीक है। इसमें मेरा प्रॉफिट भी जुड़ गया 1,000 रुपए का, ठीक है। अब यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक क्या है, 10 थे, 8 बेचे, तो 2 बच गए, तो 2 क्लोजिंग स्टॉक हो गए। अब इन 2 आइटम्स का मुझे कॉस्ट निकालना है। 2 आइटम्स का अगर मैं कॉस्ट प्राइस पे निकालता हूं 2 into 1000 तो हो गया 2000, लेकिन मार्केट प्राइस अभी इन इसी यूनिट का है, इसी आइटम का मार्केट प्राइस अब 1200 हो गया। तो अगर 1200 हो गया तो 2 करेंगे मल्टीप्लाई तो बनेगा 2400। तो अब मेरा कॉस्ट प्राइस क्या है, 2000, मार्केट प्राइस क्या है 2400। क्या रूल कहता है, लीस्ट ऑफ द कॉस्ट और मार्केट प्राइस। अगर मैं मार्केट प्राइस दिखाऊंगा तो मेरा प्रॉफिट एंटिसिपेट हो जाता है, मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं कि मेरा प्रॉफिट हो गया, अभी आने वाले समय में मेरा प्रॉफिट हो रहा है। हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहता है हमें एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट्स नहीं करना है। तो हमने क्या रूल अप्लाई किया, एलसीएम, लीस्ट ऑफ कॉस्ट और मार्केट प्राइस। इन दोनों में से छोटा कौन है, 2000, तो मुझे दिखाना कितना है, 2000। सो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू मेरा बेटा जी कितना आ गया, 2000 रुपीज। सो 2000 रुपीज अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक क्या है, एसेट है। अब मैं क्लोजिंग स्टॉक अगर यहां दिखाऊंगा, मैंने यहां पे और 2000 जोड़ दिए। अब डेबिट बैलेंस चूंकि एसेट की डेबिट बैलेंस होती है, तो मैंने अगर मुझे क्लोजिंग स्टॉक दिखाना है तो मैं क्लोजिंग स्टॉक कितना दिखाऊंगा, 2000। पहले ही परचेजेस में 10,000 है, 10 आइटम पहले आ गए और 2 आइटम्स और जुड़ गए, तो ये 12 आइटम्स हो गए। हमने खरीदे कितने टोटल है, 10 आइटम्स ही। और अब मैं क्या कर रहा हूं, परचेजेस में मैंने दिखाया 10 आइटम्स, दैट इज 10,000। अब मैंने क्लोजिंग स्टॉक दिखाया किस में, ट्रायल बैलेंस में, कितना दिखाया, 2 आइटम्स, कितनी रेट है 2000, तो 10 + 2 कितना हो गया 12। तो दैट मींस ये एक्स्ट्रा यहां पे ये ज्यादा आएगा वैल्यू, ये ज्यादा क्वांटिटी ऐड करेगा, ज्यादा वैल्यू दिखाएगा। क्योंकि हमने 10 आइटम्स ही खरीदे थे, तो ये 2 अगर मैं और जोड़ूंगा डेबिट साइड तो एक्स्ट्रा होगा। सो क्लोजिंग स्टॉक जब इस वजह से हम यहां पे नहीं दिखाते हैं। सो क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट शोन इन द ट्रायल बैलेंस बिकॉज इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड एट द टाइम ऑफ द परचेजेस।
इट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड एट द टाइम ऑफ द परचेजेस। हाँ, अब एक बात है, अगर आप इसको एडजस्ट करेंगे, क्या करेंगे, एडजस्ट, तो इसमें आपने रूल में याद ये रखा कि क्लोजिंग स्टॉक विल नॉट बी शोन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, इट विल बी शोन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस एंड इट विल बी शोन इन द ट्रेडिंग अकाउंट and it will be shown as an asset in the balance sheet because it is an asset, उसको हम इनकार नहीं कर सकते, it is an asset। अब हमने क्यों नहीं दिखाया उसका मैंने आपको यहां पे एक्सप्लेनेशन बता दी, क्योंकि ये एक्स्ट्रा इंक्लूड ऑलरेडी परचेज में था तो ये डबलिंग हो जाएगी, माल और आया तो हमने 10 ही आइटम खरीदे तो हम हिसाब से 12 दिखा रहे हैं, ठीक है। तो अब हमने क्लोजिंग स्टॉक को यहां पे नहीं दिखाया। और अब हमारे पास एक और बात है, अब मैं एक चीज लेता हूं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एडजस्टेड परचेजेस। अगर एडजस्टेड परचेजेस दिया हुआ है, ये क्या होता है एडजस्टेड परचेज, हमने परचेजेस में से वो चीज पहले ही से कवर की हुई होती है, क्या चीज, जो एक्स्ट्रा क्लोजिंग स्टॉक दिखाता था वो हमने ऑलरेडी इसमें कवर अप किया हुआ है। तो एडजस्टेड परचेज किसके बराबर होता है वो हम देखते हैं। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक होगा, फॉर एग्जांपल पिछले साल का कुछ बचा हुआ माल जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है, तो इस साल का ओपनिंग स्टॉक बना था, प्लस हमने किए जो नया माल हमने नेट परचेजेस किया है, नेट परचेजेस जो इस साल हमने खरीदा है, और माइनस मैंने क्लोजिंग स्टॉक इसको करके रखा है। सो क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी इसमें से माइनस करके, ठीक है, हमने ओपनिंग स्टॉक ले ला, हमने परचेजेस को जोड़ा और माइनस किसको किया है, क्लोजिंग स्टॉक को, तो क्लोजिंग स्टॉक आज माइनस करके है, ठीक है। सो और एक बात, अगर एडजस्टेड परचेजेस के बदले यहां पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी दिया होता, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मुझे दिया है, इस समय ये भी कैसे निकलता है, ये होता है बराबर कैसे, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इसकी फॉर्मूला ये है। अगर आपको बेटा जी क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है या अगर आपको एडजस्टेड परचेजेस दिए हुए हैं, तो उस समय क्लोजिंग स्टॉक आपको डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस दिखाना है। कब, जब एडजस्टेड परचेजेस दिए होंगे और जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया होगा। सो अगर एडजस्टेड परचेजेस हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो एडजस्टेड ऑलरेडी है, ठीक है, तो आपको फिर ओपनिंग स्टॉक अगर दिया होगा तो वो ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाना है, उस समय आपको नेट परचेजेस भी नहीं दिखाना है, उस समय आपको सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक दिखाना है और एडजस्टेड परचेजेस दिखाने हैं, एडजस्टेड परचेजेस। और अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किया हुआ है तो क्लोजिंग स्टॉक दिखाया जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है डेबिट साइड तो आप क्लोजिंग स्टॉक को भी दिखा सकते हैं। वरना नॉर्मल सिचुएशन पे अगर आपके पास नॉर्मल परचेजेस दिया है, आपका ओपनिंग स्टॉक दिया है, ओपनिंग स्टॉक विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस, परचेजेस विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस, then closing stock will not be shown inside the trial balance. If you have been given adjusted purchase or you have been given cost of the goods sold, at that time you can show the closing stock inside the trial balance. Otherwise it is always shown outside the trial balance as an adjustment, that we will see in the later videos when we will discuss about the final accounts, how to deal with the एडजस्टमेंट्स, ठीक है। एडजस्टमेंट वो चीज होती है जिसको हम दो जगहों पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाते हैं, ठीक है, बैलेंस शीट में भी वो आता है और वो हमारा इनकम स्टेटमेंट भी आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं एडजस्टमेंट, ठीक है। तो आपने ये भी देखा कि जब आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर दिया है, एडजस्टेड परचेजेस दिए हैं, तो उस समय हम क्लोजिंग स्टॉक को दिखाएंगे, सर किस कॉलम में डालेंगे, बिकॉज इट इज एन एसेट, ये डेबिट कॉलम में ही दिखाया जाएगा। तो एडजस्टेड परचेज या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, उस समय ही सिर्फ और सिर्फ आप क्या दिखाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट साइड से। अदरवाइज ये अगर आप क्लोजिंग स्टॉक उधर दिखाओगे, देखो क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी माइनस हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी माइनस हुआ है, तो यहां पे जोड़ने से अगर आप जोड़ेंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि परचेजेस वहां पे एडजस्ट हो चुका होगा, ठीक है, उस परचेजेस में से वो चीजें कम की गई हुई होगी, परचेजेस में से वो चीजें जो कम ऑलरेडी हुई है, तो वहां पे एडजस्टेड परचेज दिया होगा, साथ में आप क्लोजिंग स्टॉक भी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो डबलिंग वहां पे नहीं होगा। क्लियर है, क्लियर है, ओके। तो हमने देखा कि ट्रायल बैलेंस में हम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी अपने अकाउंट्स की चेक करते हैं और ऑन दैट बेसिस हमें इसी बेसिस पे हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। सो जर्नल आपने देखी, उसके बाद हमने पोस्टिंग सीखी यूजिंग लेजर, और पोस्टिंग के बाद हमने सीखा बैलेंसिंग, ठीक है, उसके बाद हमने बनाई ट्रायल बैलेंस। तो ये ट्रायल हमने बना किया किसके अकाउंट
का, बैलेंसेस का, तो वहाँ हमारे पास डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस ये हमेशा इक्वल आने चाहिए, बिकॉज़ ऑफ द ड्यूअल एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांज़ैक्शन, ड्यूअल एस्पेक्ट, बिकॉज़ एवरी डेबिट हैज़ गॉट एन इक्वल क्रेडिट। इसके बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, दैट विल बी रिलेटेड टू द कैश बुक। इज़ दिस क्लियर? इट्स इनफ फॉर टुडे, लेट्स वी सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।